ये तो अक्सर सुनते हैं हम कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, लेकिन कुछ इम्तिहान ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी ले लेते हैं। ज़िंदगी के इम्तिहानों में अव्वल आने वाली स्त्रियों का मंच है ये। वेलकम टू स्त्री शक्ति। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। जिंदगी तब तक सुहानी लगती है जब तक कि उसके ऊपर कोई ग्रहण नहीं लग जाता, और अगर ये ग्रहण कैंसर हो तो आपकी हंसती खेलती जिंदगी अंधेरे के साए में खो जाती है। शारीरिक रूप से तो ये रोग इंसान को खोखला करता ही है, साथ ही मानसिक रूप से भी इंसान को निसहाय और कमजोर बना देता है। ऐसे में इस रोग के शिकार कई लोग इसके सामने घुटने टेक कर हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठान लेते हैं कि ये रोग हमें नहीं, हम रोग को मात देंगे। ऐसी मंशा रखने वाली लोगों में रितु बयानी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिन्होंने न सिर्फ कैंसर को मात दी बल्कि अपने उदाहरण से कई दूसरे पीड़ितों को भी नई प्रेरणा और राह दिखाई। तो दोस्तों, तालियों के साथ मैं स्वागत करती हूं हिम्मत और हौसले का प्रतीक हमारी स्त्री शक्ति रितु बयानी का। नमस्कार रितु, प्लीज बैठिए। रितु, स्त्री शक्ति के मंच पर आपका मैं स्वागत करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। रितु, बहुत गर्व फील हो रहा है मुझे कि आप जैसी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर महिला हमारे साथ आज यहाँ स्त्री शक्ति के मंच पर हैं। प्लीज़ हमें बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? ब्रेस्ट कैंसर से पहले मेरी ज़िंदगी उतनी ही शानदार थी जो ब्रेस्ट कैंसर के बाद में थी। मैं एक गुजराती मारवाड़ी कम्युनिटी में से आती हूँ। मेरे पिताजी माहेश्वरी मारवाड़ी है और मम्मी गुजराती है। मिडिल क्लास फैमिली। पिताजी मेरे प्रोफेसर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बिज़नेस का जैसे नॉर्मली गुजराती मारवाड़ी ऐसे बिज़नेस कम्युनिटी में आते, उसमें नहीं थे, उस ढांचे में नहीं थे हम। पढ़ाई के ऊपर ही ज़्यादा ये था क्योंकि पिताजी खुद इंजीनियर थे। पिताजी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर आर.एस. बियानी करके महाराष्ट्र में अलग अलग जहाँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है, वहाँ पे उनकी ट्रांसफरेबल जैसे जैसे होती थी। तो हाँ, तो मेरा बचपन वैसे 3-4 जगह गया हुआ है महाराष्ट्र में से, एक जगह पली बड़ी नहीं हूँ मैं। उसके बाद मैं डेंटिस्ट्री में गई, नागपुर डेंटल कॉलेज में, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में। डेंटिस्ट्री, तो आप डॉक्टर रितु बयानी? हाँ, जो डॉक्टर है मेरे पीछे वो उसका मतलब है मैं डेंटल सर्जन हूँ। उसके बाद मैं फौज ज्वाइन किया था, मेरा जब डेंटिस्ट्री हो गया था। तो फौज का भी तो डेजिग्नेशन आपके साथ जुड़ा हुआ होगा? हाँ, वो है कैप्टन। डॉक्टर कैप्टन इन ब्रैकेट्स हाँ, रितु बयानी, ये ऐसा बोलते हैं आजकल। जी जी जी। मैं शायद माहेश्वरी मारवाड़ी कम्युनिटी में से पहली महिला हूँ 81 में, 81 साली जी आर्मी ज्वाइन किया। तो शायद मैंने वहीं पे नॉर्म्स तोड़ना थोड़ा चालू कर दिया था। आपकी इस हिम्मत और आपकी इस जोश के लिए जोरदार तालियां। और मेरा सबसे पहला पोस्टिंग सिक्किम में हुआ था। वेस्ट से आप एकदम ईस्ट चली गई, एक्सट्रीम ईस्ट में चली गई। एकदम ईस्ट में चली गई। और जब मैं सिक्किम में एज ए डेंटल सर्जन काम कर रही थी तो हिमालय का पागलपन तो सवार हो ही गया, जिसे बोलते हैं माउंटेनरिंग बग। मुझे आप ये बताइए, जब आपकी शादी हो गई और आपके जो हस्बैंड है वो आपको कहाँ मिले? मेरे हस्बैंड मेरे को फ़ौज में ही मिले, पर मेरे हस्बैंड मेरे से फ़ौज में मिलने से पहले जब मेरी सिक्किम की पोस्टिंग ख़त्म हुई तो आर्मी डेंटल कोर में पैराट्रूपिंग की वैकेंसी आई थी। यानी हवाई जहाज से छतरी, नॉर्मल छतरी, पैराशूट लेके कूदना। और मैंने उसके लिए वॉलंटियर किया और वहाँ पे जो मैं सिलेक्ट भी हो गई, पर वहाँ पे जो ट्रेनिंग रहती है हमारी, इट इज़ नॉट अ डॉक्टरी ट्रेनिंग देयर। वहाँ पे जैसे एक मर्द
को जितना भगाया दौड़ाया ट्रेन करते हैं उतना ही एज अ लेडी एज अ औरत मेरे को सब कुछ करना पड़ा। लाइक जैसे 10 किलोमीटर भागना, 20 किलोमीटर भागना, वो ट्रेनिंग पीरियड एक प्रोबेशन पीरियड रहता है और वो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और फिर मैंने पैराट्रूपिंग किया और भारतीय दंत चिकित्सालय में से मैं फर्स्ट महिला पैराट्रूपर हूँ। तो इस बात के लिए जोरदार तालियां। तो आप अपने हस्बैंड से पहली बार कहाँ मिली? पंजाब में। पंजाब में हम मिली। दोनों की पोस्टिंग पटियाला में थी तब। तो वो भी डिफेंस में थे? वो भी वो डिफेंस में है, अभी भी है, और वो डॉक्टर है डिफेंस में। वो भी डॉक्टर है। हाँ जी। हमारी वैसे लव मैरिज थी। वो केरलाइट क्रिश्चियन है और मैं हिंदू हूँ जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में से किसी ने कन्वर्ट नहीं किया, तो हम दोनों अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हैं, जो अच्छी बात है एक्चुअली। नहीं तो उसमें ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं थी कि कन्वर्जन करना है। वैसे अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया। आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी जो थी वो एक तरह से थम गई, और वो टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में? कई लोगों को लगता है कि कैंसर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था जी। जो मेरे को सितंबर 2000 में हुआ था जी। पर जब मैं अपने लिए जो टर्निंग पॉइंट था वो एक्चुअली देखा गया तो शादी एक टर्निंग पॉइंट थी। शादी के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे अच्छी बात अगर शादी के बाद जो हुई वो है मेरी बेटी। मेरे को बहुत गर्व है कि मेरे को बेटी हुई और उसका नाम तीस्ता है। हाँ, तीस्ता जोसेफ। आज वो 23 साल की है और पशु चिकित्सक बन गई है। और शादी के बाद एक्चुअली मैं 8-9 साल कुछ नहीं किया, मैं घर में थी। तो आपने यानी कि अपनी डॉक्टरी जो आप सब छोड़ दिया आपने? तो दो चीज़ें अच्छी हुई थी कि एक तो बेटी हुई, और क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं बिल्कुल घर हाउसवाइफ बन गई थी कि मेरा खेलना बंद हो गया, मेरा आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गया, मेरा डॉक्टरी बंद हो गया। पर मैंने अपनी बेटी को हर मोमेंट, हर पल उसको बढ़ते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, जो बहुत बार फौज में होता नहीं, क्योंकि काम जो लेडीज़ काम पे जाते हैं तो कुछ घंटे बाहर रहते हैं वैसे। तो फिर रितु आप हमें बताइए, आपने अपना प्रोफेशन फिर से कब शुरू किया? मैं 2000 में जी। जब मेरी बेटी 8 साल की थी, मैं पुणे आ गई थी सेटल होने के लिए जी। और फिर मैंने तब तक हस्बैंड की स्टडीज़ वगैरह सब हो गई थी, तो मैंने उसको कहा कि आप तो इधर उधर पोस्टिंग जाते हो, हम लोग पुणे सेटल, हमारा दोनों में डिसाइड हुआ कि हम पुणे सेटल हो जाए। तो मैंने अगस्त में ऑलमोस्ट 9-10 साल के बाद अगस्त 2000 में अपना क्लिनिक डाला और सितंबर 2000 में मेरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेस्ट कैंसर, वो भी स्तन का कैंसर। तो आपने 2000 में अपना क्लिनिक शुरू किया एंड विद इन अ मंथ मेरा डायग्नोसिस हुआ था स्तन कैंसर का। और वो भी बहुत एक्सीडेंटल डायग्नोसिस था। तो आपको कैसे पता चला कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं या आपको चेकअप कराना चाहिए अपना? मैं तब 39 साल की थी, आई वॉज 39 ईयर्स ओल्ड एंड माई डॉटर वॉज 8 साल की थी, वो 3rd स्टैंडर्ड में गई थी। और एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम यूट्रस में था। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डायग्नोसिस मेरा हुआ, ये बहुत मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होगा बाकी लेडीज़ के लिए भी। और जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होते हैं ना, जो अपने गर्भाशय में जो गांठें होती है, तो वो मेरे में काफ़ी हुए थे, पर मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। एंड एज अ डेंटिस्ट मेरे को पता है कि मेडिकल साइड भी समझता है। आप डॉक्टर हैं? और वो भी डॉक्टर है और डॉक्टर्स के आसपास बीच में रहते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने क्या बोला कि ये तेरे गर्भाशय के अंदर जो गांठें हैं वो बहुत बढ़ रही है, और सचमुच बढ़ रही थी। लाइक 5-6-7 हुए थे, फिर मोटे मोटे हो रहे थे, मेरे को बाहर से भी फील हो रहा था। तो मेरे को तकलीफ ऐसे कुछ नहीं थी, सिर्फ वो बढ़ रहा था। और सच्ची कहूँ तो मुझे ना ऑपरेशन थिएटर में जाने को डर लगता है। आपको डर लगता है? एक डॉक्टर, मुझे लगता है सभी को डर लगता है। नहीं, बट आप क्योंकि डॉक्टर है तो आपको हमको तो और भी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि हमको सब पता रहता है। ऐसा रहता है। तो मैं अवॉइड कर रही थी। मैंने अपने डॉक्टर को बोला कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं, जब तकलीफ होगा तब देखा जाएगा, तब मैं आ जाऊंगी। फिर एक दिन उन्होंने मेरे को डराया कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर इसमें कुछ कैंसर की गांठें हो गई होंगी, क्योंकि वो गांठें ही थे, पर वो निर्दोष गांठें थे, फाइब्रॉइड्स जिसे कहते हैं। तो इसे इतने सारे हो गए, अगर उसमें कोई कैंसर होगा तो देखो पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं चेकअप के लिए आऊँगी। तो मैं एक्चुअली गई थी अपने गर्भाशय के गांठों का चेकअप के लिए। तो एक रूटीन चेकअप में उन्होंने पूरा शरीर को भी देख लिया और मेरे स्तन को भी। इट्स अ रूटीन चेकअप। जी जी। और फिर जो जूनियर डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कि मैम आपके एक स्तन में गांठ लग रही है, तो आप जो सर्जन है उनको जाके दिखाइए।
तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने अपने जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है वो मेरे सीनियर ही थे, उनको जाके दिखाया और सारा चेकअप सारा हिस्ट्री ले लिया उन्होंने, सब क्लिनिकल यानी शारीरिक तौर से मेरा स्तन को जांच लिया वगैरह। फिर उन्होंने बोला ऋतु ऐसे लगता है कि ये दूध की गांठें हैं जो बहुत कॉमन होती है, हम लेडीज़ में दूध की हो जाती हैं, जिसे इंग्लिश में फाइब्रोएडिनोसिस कहते हैं, एक सर्वसाधारण लोगों के लिए दूध की गांठें। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा उनको आगे की जांच कुछ करना है, तो ही सेड नहीं। और दूसरी मज़े की बात ये है कि मुझे नहीं फील हुआ कि मेरे स्तन में गांठ है, वो बहुत अंदर अंदर थी। तो आप ऊपर से नहीं फील कर पा रहे थे, जैसे बोलते हैं आमतौर पर कि आप हमेशा अपने आप को चेक करते रहिए, स्त्रियों को कहते हैं, और जहाँ गांठें नजर आए तो आप जाकर प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। तो मेरे को वैसे नजर नहीं आई थी, मैं फील भी नहीं हुआ था, उंगलियों को भी फील नहीं हुआ था। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जब डॉक्टर खुद बोलता है कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। और फिर मैं तीसरा का स्कूल नया था तो अपने रूटीन में लग गई। 3 महीने बाद, एग्जैक्टली 3 महीने बाद मेरे को उसी स्तन से निपल एरिया से, दैट इज चूचक एरिया से थोड़े थोड़े खून के बूंद आने लगे। आई एम लिटरली टेलिंग यू ये अवेयरनेस। प्लीज टेल, बिकॉज हम लोग अवेयर नहीं, कितनी स्त्रियां जो हैं उनको पता नहीं है, उन्हें सिर्फ मालूम है कि कैंसर एक चीज है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर एंड स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना, बिकॉज हम लोगों को ऑब्वियसली होता है। और जो ऋतु हमें अभी बताने वाली है, मैं चाहूँगी कि हमारे देश की महिलाएं इसे बहुत ध्यान से सुने, ताकि हमें भी इसका ज्ञान हो और हमें पता चले कि हमें अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हाँ जी ऋतु बताइए प्लीज। तो निपल एरिया से बिल्कुल हल्का फुल्का खून कैसे, जैसे खून की मात्रा ऐसे ब्लीडिंग ऐसे नहीं था, जैसे ड्रॉप बिल्कुल हल्का, जैसे अपने अंदर वाले क्लोथ्स पे एक आधा धब्बा बैठ गया लाल। तो मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, फिर मैंने कहा ये 3 दिन लगातार हो रहा है और उसी ब्रेस्ट में हो रहा है जहाँ पे चूचक एरिया से आ रहा था। तो उसी ब्रेस्ट में हो रहा है जो 3 महीने पहले थोड़ा गांठ डॉक्टर को महसूस हुआ था। फिर 3 दिन के बाद मेरे को पक्का अगेन मेडिकल बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे पता था कि ये कुछ ठीक नहीं है, इट इज़ नॉट नॉर्मल, जैसे कि ये कोई स्वाभाविक ऐसी निर्दोष वाला कोई बीमारी नहीं है। फिर तुरंत वापस किताबें पढ़ लिए एंड डॉक्टर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा मैं बायोप्सी के लिए आ रही हूँ डायरेक्ट, जो भी कुछ है आप बायोप्सी करा लो। तो एक्चुअली मैंने मेरी तरफ से इनिशिएटिव लिया, डरी बेरी नहीं हूँ मैं। आमतौर से हम लोग डरते हैं, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि लेडीज़ हम लोग लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और कुछ निकला तो क्या होगा? ये डर जो है, ये भय जो है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी और स्त्रियों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ ये भय अपने अंदर ना लाएं, इस भय को दूर करें, बिकॉज अच्छाई इसी में, हमारी भलाई इसी में होगी कि अगर हमें कहीं भी अंदेशा आता है कि ब्रेस्ट कैंसर या कुछ प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप करवाएं। आमतौर से औरतों के स्तनों में स्वाभाविक उम्र के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं और वो कभी भी स्तन अपना स्पॉन्ज की तरह इतना सॉफ्ट नरम नहीं रहता है, थोड़ा सा उधड़ बुधड़ रहता है अगर आप ध्यान से अपने स्तन को देखो तो हर औरत को मैं यही आपके साथ यही बताना चाहूँगी कि स्वाभाविक जो बदलाव रहते हैं अपने उम्र के साथ होने वाले, जैसे एक 16-17 साल की लड़की का स्तन का अलग होगा, प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट रहते हो तब अलग होता है, जब हम बूढ़े होते हैं तब अलग होता है, जब आप फीड कर रहे होते हैं तब अलग होता है। तो महीने में एक बार आप अपने स्तन का जांच करो, जो हम शायद बाद में कवर करेंगे अगर तो ये ज़रूरी है, इसलिए कि स्तन का कैंसर ढूंढने के लिए नहीं, हमारे स्तन में नॉर्मल जो बदलाव होते हैं उसकी जानकारी रखने के लिए। और अगर आप ये से हर महीने में एक बार नॉर्मल चेक करो अपना जस्ट फील, हाथों से आँखों से देखोगे, आगे चल के अगर आपको कुछ अस्वाभाविक, प्लीज़ रिमेंबर अस्वाभाविक एबनॉर्मल चेंज जो इतने सालों से कभी आपको दिखा नहीं या उंगलियों उनको महसूस नहीं हुआ, तब आप सतर्क होके डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओ। और कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड अर्ली डिटेक्शन जो बोलते हैं कि अगर कि वो कैंसर 80% टाइम वो कैंसर नहीं होगा, कुछ तो भी जैसे दूध की गांठें बोलो या और भी कुछ बदलाव होंगे। तो आपने जाकर बायोप्सी करवाई? मैंने जाके पहले मैमोग्राफी के लिए भेजा मेरे को जी। मेरे को मैमोग्राफी का रिपोर्ट देख के भी मुझे मैं मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आपको पता है और एक आभास हो ही जाता है। बिल्कुल आभास हो गया था कि जो भी मेरे को न्यूज़ मिलने वाली ये कोई ऐसे साधारण न्यूज़ नहीं होगी। तो जब डॉक्टर ने फाइनली बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आई मेरी, एंड डॉक्टर मेरे को आज भी याद है,
डॉक्टर ने मेरे आंखों में आंखें डाल के नहीं बोला, लाइक आई स्टिल रिमेंबर दैट यू नो। तो मैंने कहा ठीक है, और 8-9 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बूंद आंखों से निकले होंगे। फिर मैंने ठान लिया कि अभी इसको मैं एक्सेप्ट करूँगी। ये एक और बात मैं सबको बताना चाहूँगी कि जब ज़िंदगी में हादसे होते हैं तो 2 ही तरीके से जिया जा सकता है। या तो उसी हादसे को लेके आप रोते रोते बैठो, मुझे क्यों हुआ ऐसे करते बैठो, जो आम तौर से लोग करते हैं, या तो उसी हादसे को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ना है। तो मैंने वो किया कि अपनी ताकत बनाई। आपके इस जोश के लिए और आपकी इस सोच के लिए स्त्री शक्ति का सलाम। दोस्तों, तालियां ऋतु जी को। ऋतु ने कैंसर का सामना तो कर लिया, लेकिन कैंसर से जुड़ी गलत धारणाओं का सामना कैसे किया, ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ हमारी स्त्री शक्ति ऋतु बयानी से। आपने जब अपने परिवार वालों को ये बात बताई तो वो लम्हा कैसा था और उनका रिएक्शन क्या था? डैडी मम्मी बहुत शॉक में चले गए, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनके बच्चों को कुछ ऐसी बीमारी हो। और आप चाहे मानो या ना मानो, आज भी सभी को लगता है या बहुतांश लोगों को लगता है कि कैंसर यानी मौत। थोड़ा सा और टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये आया कि मेरी बेटी तब 8 साल की थी। हाँ, तो आपने अपनी बेटी को ये बात कैसे बताई, कब बताई? नेक्स्ट डे मैं एडमिट होने वाली थी सर्जरी के लिए, तो आई कॉल्ड हर शाम को एंड मैंने उसको कहा कि तीस्ता, मैं कल से कुछ दिन हॉस्पिटल में रहूँगी, आपको नाना नानी के पास रहना है, और मुझे ये कैंसर, मेरा अभी ये पूरा शब्द भी नहीं हुआ कंप्लीट, और उसने अपने मेरे जैसे मुंह पे ऐसे उंगलियां रखी, आंखों में मोटे मोटे आंसू, और उसने मेरे को क्या सवाल पूछा होगा श्रुति जी, 8 साल की बच्ची। शी सेड, मम्मा आर यू गोइंग टू डाई ऑफ कैंसर? मम्मा, क्या आप कैंसर से मरने वाली हो? एंड इट वॉज शॉकिंग कि एक 8 साल का बच्चा जिसको अभी तक कैंसर के बारे में ABCD नहीं पता, वो सीधा मेरे को ये क्यों पूछ रही है कि मैं मरने वाली हूँ क्या? तो मैंने उसको पूछा कि हु टोल्ड यू, किसने बताया आपको? तो शी सेड, मम्मा मैं 4-5 दिन से सुन रही हूँ। सुन ही रहे होंगे ना, हम फ़ोन पे बात कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था इस बीमारी के बारे में एंड ऑल। तो शी सेड, मैंने तो एनसाइक्लोपीडिया में पढ़ा, एंड शी सेड, मैंने वहाँ मेरे को पता चला ये डिजीज़ क्या है, और मैंने स्कूल में अपने टीचर को पूछा, किसी को तो भी उसने पूछा कि मम्मा को कैंसर है, तो किसी ने तो भी उसको स्कूल में बताया कि तुम्हारी माँ को कैंसर है तो तुम्हारी माँ मरने वाली है। एंड आई वॉज एंग्री, मेरे को गुस्सा आया जिसने भी उसको ये बताया। एंड तब मेरे को ये भी रियलाइज हुआ कि आज भी लोग यही सोचते हैं कि एक बार कैंसर हो जाए तो आदमी मरता है, इट्स इनक्योरेबल। तो कहीं तो भी जो मैं आज कर रही हूँ उसका शायद शुरुआत उस प्रश्न से शुरू हुआ था, और मैंने उसको एक ही बोला, श्रुति जी, मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू डाई वन डे, मैं कभी ना कभी तो जाने वाली हूँ, पर मैं कैंसर से नहीं मरूंगी। सो दैट वाज माय प्रॉमिस टू हर। ऋतु, स्त्री शक्ति मंच जो है वो आप जैसी महिलाओं का ही मंच है, जिसके अंदर शक्ति होती है कि जो भी उनके साथ दुर्घटना घट रही हो या किसी भी विपदा में वो हो, उससे फाइट करें और जोश के साथ, हिम्मत के साथ, हंसते हुए फाइट करें। इसलिए स्त्री शक्ति की ओर से मैं आपको फिर से सलाम करती हूँ, तालियां दीजिए। एक और मज़ेदार बात हुई थी जब मेरा पहला पेशेंट उस क्लिनिक में आया, क्योंकि क्लिनिक शुरू करते ही मैं एडमिट हो गई थी तो मेरा बंद था। जी। और मेरा पहला पेशेंट, क्योंकि मैं पूना की नहीं हूँ, किसी नेबर ने रेफर किया था। दिस इंसिडेंट मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि कैसे कैसे लोगों में आज भी कैंसर के बारे में एक स्टिग्मा है बोलो या गलत फहमियाँ है। जी, प्लीज बताइए, प्लीज। शी वॉज अ लेक्चरर इन सम कॉलेज, तो पढ़ी लिखी पूना जैसे शहर में, तो वो बैठी, अब डेंटल चेयर तो आपको पता है, एक बार बैठ गए तो आप अपने आप तुरंत नहीं उठ सकते। आई नो, यहाँ से उठाता है, ऊपर से लाइट आती है। तो बैठ गई, कंसल्टेशन हुआ और उसको फिलिंग चाहिए थी, तो तब तक तो मुंह खुला था और मैं टकलू थी, और मैं सचमुच मैं बोलती हूँ, मेरे सारे फोटोज बिना विग और बिना कैप के हैं। आई फ्लॉन्टेड माई टकलूनेस कि मैंने कहा जिंदगी में एक बार मौका मिला है टकलू बनने का। यू सो स्वीट, मेरे को हग करना है प्लीज। So beautiful. Please बैठिए। So beautiful.
आई लाइक कि आप टकलू बोल रही हैं तो उसको भी सेलिब्रेट कर रही इट हैं। इज़ ब्यूटीफुल ना। यस, किसने बोला कि टकलू होने से स्त्रीत्व चला जाता है या तुम अच्छे नहीं लगते हो? और मेरी मम्मी हमेशा आप बोलती थी ब्यूटीफुल हैं और आई एम श्योर आप और भी सुंदर लगती होंगी। नहीं, मैं ये समझ में सब में डालना चाहती हूँ हमारे औरतों में। हाँ, तो फिर नथिंग दिस थिंग। जी, फिर क्या हुआ बताइए? कमिंग बैक टू दिस, जी। तो उसने बोला ठीक, मैंने उसको बोला आपको फीलिंग लगेगी तो अभी करना है या बाद में? शी सेड अभी करेंगे, अभी करेंगे। तो नेचुरली मेरे इंस्ट्रूमेंट्स उसके मुंह से निकल गए, तो नाउ शी कैन टॉक। फिर मैंने टर्न होके अपना मिक्सिंग शुरू किया, तब उसने मेरे से बात करना चालू किया कि आप टकलू क्यों है, आप तिरुपति गए थे क्या? तो मैंने कहा नहीं, आई एम मिक्सिंग, और मैं तिरुपति नहीं गई, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है इसलिए मेरे बाल नहीं है, मैं मिक्सिंग चल रहा है। एंड सडनली आई हर्ड सम खुटखुट, सो आई जस्ट टर्न बैक टू सी कि दूसरा कोई आया है क्या दरवाजे पे। तो मैंने देखा ये औरत चेयर से उठ गई है, मैंने वो चेयर का वो खोला भी नहीं है, उठ के शी वॉज राइट एट द डोर टू वॉक आउट। जी। तो मैंने वो क्या हुआ? शी सेड नहीं, मुझे कुछ याद आया, मैं बाद में आऊँगी। और मुझे गुस्सा आया कि मेरा पहला फीलिंग मिक्स तो हो गया था, तो इट इज़ गॉन वेस्ट। तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड तब। मैंने कहा ठीक है, यू कैन फोर्स अ पेशेंट टू सिट ना। जी जी जी। तो शाम को जिन्होंने भेजा था, क्योंकि मैं मम्मी के घर के बगल में ही वो रहते थे, जिन्होंने पेशेंट ये भेजा था, तो मैंने उसका अरे तेरी पेशेंट आई थी और मेरा आज फीलिंग फालतू गया, मेरी पहली कमाई फालतू गई, मैंने कहा लॉस में गया, और वो तो भाग गई। तो शी सेड रितु तूने उसको क्यों बोला कि तेरे को कैंसर है? तो मैंने कहा क्यों? तो शी सेड उसको क्या लगा कि इफ़ आई ट्रीट हर, अगर मैं उसकी ट्रीटमेंट करूँगी तो मेरा कैंसर उसको फैलेगा। एक पढ़ी लिखी महिला, पढ़ी लिखी लेक्चरर, एंड आई वॉज डबल शॉक एंड आई वॉज एंग्री। पर मैं उनको दोष नहीं दे सकती क्योंकि हम लोग कैंसर के बारे में बातचीत नहीं करते श्रुति जी। हम आज भी उसके बारे में एक किस्म की चुप्पी साधते हैं। हम हार्ट अटैक की बात करते हैं, हम डेंगू की बात करते हैं, उसमें भी लोग मरते हैं, डायबिटीज़ में भी मरते हैं, कैंसर में भी मरते हैं, पर उसके बारे में इतना डर है। और ये डर अभी का नहीं है, ये पुरातन काल से चलता आया हुआ डर है। मेरे को आज भी याद है, मम्मी वगैरह पूछती थी कि तू क्यों लोगों को बताती तेरे को कैंसर है, और मैं बोलती थी कि क्यों ना बताओ, मेरे को शर्म नहीं है कि मेरे को कैंसर है, और वो भी स्तन का कैंसर है, तो वो भी मेरे को शर्म नहीं है, मेरी गलती नहीं है। जैसे बाकी बीमारी होती वैसे ये बीमारी हुई है, मेरे को हुई है। और मैंने कहा आप अच्छा देखो ना, मेरा सुन के मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो रिलेटिव्स लेडीज़ थे, सब ने जाके अपना चेकअप किया कि ये ऋतु को हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। तो एटलीस्ट उस बहाने लोग कुछ जान पहचान के चेकअप के लिए तो गए जी। तो ये था। तो जैसे मेरा इलाज चल रहा था, मेरी सर्जरी हुई, 2 सर्जरी हुए, मेरा कैंसर काफ़ी अंदर फैला था, तो मेरा पूरा, मैं अभी भी बोल लेती हूँ कि मेरा पूरा ब्रेस्ट निकालना पड़ा। आई हैड अ मैस्टेक्टोमी एंड दैट ऑल्सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। मुझे नहीं लगता कि एट एनी स्टेज इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। आपने उसे अपने स्ट्राइड में लिया, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटीज़ बना दिया। तो आप सर्जरी के बाद और जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा था उसके बाद क्या आप ठीक हो गई? बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, पर मेडिकल या क्लिनिकल टर्म्स में, वैद्यकीय इसमें चिकित्सक टर्म्स में उसको डिजीज़ फ्री बोलते हैं। डिजीज़ फ्री यानी बीमारी अभी नहीं है। वो इसलिए कि ऐसा कई बार होता है कि कैंसर कुछ साल बाद वापस भी आ सकता है। वो कितने साल बाद आएगा या आएगा भी या नहीं आएगा ये बोल नहीं सकते जी। पर एक आम इंसान को जब डॉक्टर्स हम लोग बताते हैं, हम क्योर ही बोलते हैं उनको, पर मुझे पता है कि आई वुडंट से कि आई एम 100% क्योर, क्योंकि मेरे को हर साल अभी 15 साल हुए मेरे को चेकअप के लिए, एनुअल चेकअप के लिए जाना पड़ता है। हाँ। ऋतु ने कैंसर को तो मात दे दी, लेकिन कैंसर के बाद एक और चैलेंज उनकी जिंदगी में आया। वो चैलेंज क्या था और ऋतु ने उस चैलेंज का कैसे सामना किया, ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्त्री शक्ति में आपका मैं श्रुति उल्फत फिर से स्वागत करती हूँ। अब हम जानेंगे कि ऋतु का वो चैलेंज क्या था जो कैंसर के बाद उनकी ज़िंदगी में आया। अब ऋतु, कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी को तो आपने मात दे दी, लेकिन एक और चैलेंज आपकी ज़िंदगी में फिर से आ गया, खड़ा हो गया आपके सामने। वो क्या था? मैं हमेशा कहती हूँ कि कैंसर जैसी बीमारी आई और चली गई, पर जब वो गई तब उसने मेरे कुछ पुर्जे लेके चली गई मेरे शरीर के,
और साथ साथ एक रिश्ता लेके चली गई। लोगों को डराने के लिए नहीं बोलना चाहती हूँ, पर ऐसा हुआ है मेरे एटलीस्ट मेरे इसमें कि जो मेरी शादीशुदा ज़िंदगी है, जी क्योंकि मेरा स्तन निकाला गया तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई आपकी मैरिटल लाइफ में। जी क्योंकि कई बार हम औरतों को, स्पेशली जो भारतीय महिला है, वो वैसे भी डर के हमारे चेकअप के लिए नहीं जाते, और स्पेशली स्तन कैंसर में या स्तन में उनको अगर कुछ गड़बड़ लगे तो ये उनको ये भी डर रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीप साइकोलॉजिकल जो हमारे इश्यूज है, आपके, इनके, मेरे, जी कि हमें लगता है कि अगर मेरे को कैंसर हुआ और वो भी स्तन का कैंसर हुआ तो क्या मेरी शादी होगी, और अगर वो औरत की शादी हुई होगी तो उसको ये डर रहता है कि अगर मेरे को स्तन कैंसर हुआ और मेरा स्तन निकाला गया, अगर इस बीमारी में निकालना पड़ा मेरी जान बचाने के लिए, हाँ, तो क्या मेरी शादीशुदा ज़िंदगी नॉर्मल रहेगी, क्या मैं अपने मियाँ को उतनी ही सुंदर दिखूंगी। तो ये थोड़े इंटरनल फियर्स रहते हैं। तो क्या आपको ये फियर था कभी इस बात? एक्चुअली मेरे को फियर तब नहीं था जब मेरे को ये बीमारी हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर है जी, और डॉक्टरों को तो इतना समझ तो रहता है वैसे कि ये किसी को भी हो सकता है, ये आदमियों को भी हो सकता है, कोई और कैंसर हो सकता है ऐसा। पर हाँ, आगे चल के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई हमारे शादीशुदा ज़िंदगी में, और मुझे आज भी वो प्रॉब्लम चल रही है। और मेरे लिए कैंसर का सामना करना बहुत आसान था, क्योंकि उसमें दो ही चीज़ें हो सकती थी, या तो तुम ठीक होके बाहर निकलो या तो तुम मर जाओ। पर ये जो साइड शादीशुदा ज़िंदगी में हो रही है वो चल ही रही है, लाइक वो ठीक भी नहीं हो रही है, वो ख़त्म भी नहीं हो रही है, और उसमें मेरा काफ़ी एनर्जी, मेरे को लगता है कि जो मैं ज़िंदगी में करना चाहती हूँ उसका कुछ हिस्से का मेरी ऊर्जा उसको सॉल्व करने में जा रही है। पर अभी मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ, और ये स्टेज अभी नहीं आई है। ये स्टेज जिस दिन मेरा सर्जरी होके मैं हॉस्पिटल में खाली दिमाग से पड़ी थी बोलना चाहिए, क्योंकि आमतौर से हम लोग बिजी रहते हैं। तब मैंने अपने आप को पूछा था कि अगर मैं इस बीमारी में मर गई उस टाइम जब मेरा सर्जरी होके 14 साल पहले, 15 साल पहले जी, तो ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे मेरे को लगेगा कि अरे ये मैंने करना था, ये मुझे करना था, मैं नहीं करी। और वो करी इसलिए नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी। कई बार हम लोग एज लेडीज़ बोलो या एज फैमिली पीपल बोलो, हम लोग फैमिली को खुश रखने के लिए, अपने आदमी को खुश रखने के लिए, अपने घर वालों को खुश रखने के लिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। पर वो कॉम्प्रोमाइज़ एक लेवल के उस पार चला गया, और जब मौत सामने आती है तो फिर आप सोचते हो कि किस लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने तब डिसाइड किया था 15 साल पहले जी, कि जब मैं इसमें से बाहर पड़ूंगी तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो सपने हैं, जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ से ज़्यादा जो मेरे में काबिलियत है करने की जो चीज़ है कुछ भी, वो मैं करूँगी। तो आपकी जो ख्वाहिश थी वो कैसे साकार हुई, या खुद आपने उसे कैसे साकार किया? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही थी मेरी तरफ से, आपकी बिटिया, मेरी बेटी, तो मैंने उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। मैं उसको छुट्टियों में बाहर ले जाती थी, फिर मैं उसको आउटडोर दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो मेरा माउंटेनरिंग हुआ है, जो मेरा ट्रैवलिंग हुआ है, जो आर्मी के माध्यम से मैं अलग अलग जगह गई हूँ, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है श्रुति जी, जो हमें 4 कमरे में बैठ के या कॉलेज जाके सीखने को नहीं मिलता है। तो मैंने तब मेरे दिमाग में था कि आई शुड ट्रेन माई डॉटर, मैं उसको इतना एक्सपोज करूँ, एक्सपोज यानी कि यही नहीं कि स्कूल और घर, दुनिया जितना दिखा सकूं मैं इतना दिखाऊं, उसके होराइजन्स कि उसके उसके होराइजन्स बढ़ाए, ताकि उसको दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के बारे में, दूसरी चीज़ें, लोग कैसे रहते हैं, ये सारी सेंसिटिविटी आ जाए। दोस्तों, ऋतु से तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन ऋतु की बेटी जो उनका फुल सपोर्ट करती हैं, उनका पिलर हैं, उससे हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति, और हम बात कर रहे हैं हमारी स्त्री शक्ति ऋतु बियानी से। मुझे ये बताकर बहुत खुशी होगी दर्शकों कि टिस्टा हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, और हम चाहेंगी कि वो अपनी माँ के साथ यहाँ बैठे और हमसे बातें करें।
वेलकम, बैठो प्लीज। क्रिस्टा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसी युवा शक्तियाँ हमारे स्त्री शक्ति के साथ जुड़ रही हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले तो अपनी मम्मा के बारे में हमें बताओ। बचपन से जहाँ तक मेरा सवाल है, मम्मा इज़ एवरीथिंग। ज़्यादातर मुझे मम्मा ही याद है मेरे बचपन से। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं मम्मा के पास जाऊंगी। यहाँ तक कि जब उनको कैंसर था और जब जैसे उन्होंने आपको बताया कि मैंने उनको पूछा, फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने कहा कि मैं मरूंगी नहीं कैंसर से। एंड उसके बाद बस मेरे लिए उतना काफ़ी था। उसके बाद आई वॉज नेवर स्कैर्ड। आपके लिए ये काफ़ी था, लेकिन माँ के लिए ये बहुत अहम बात थी कि आप एक सपोर्ट थी। जी, आप एक पिलर थी अपनी माँ की। जी। तो ऋतु जी, ऐसे समय पर एक फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस समय टिस्टा का जो एक सपोर्ट आपके साथ था, वो क्या मायने रखता था? मैं शायद मेरे इसमें था कि मैं इसके लिए तो पक्का ठीक होना है। एक डर पूरे कैंसर में मेरे को यही था कि अगर कि मैं ये नहीं पार कर सकी तो 8 साल की बेटी का क्या होगा, जो मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स का रहता है कि अगर अपने को कुछ हो गया तो बच्चा छोटा होगा तो ये कैसे होगा। पर नॉर्मल लाइफ जी रहे थे हम, लिटरली आई एम टेलिंग यू। खेलने जाती थी, अगर उस कुछ लगता था तो पूछती थी मेरे को। आप हमें आपकी जो इनिशिएटिव है, एक हाईवे इनफाइनाइट, बहुत दिलचस्प नाम है ये क्या है, कैसे ये पनपा, कैसे इसको आपने जन्म दिया? आज भी हमारे देश में बहुत चैलेंजेस है इस बीमारी के बारे में। एक तो जागरूकता का प्रॉब्लम है, दूसरा पैसे की प्रॉब्लम है इलाज के लिए, तीसरा हॉस्पिटल सब तरफ नहीं है। स्पेशलिस्ट आर लाइक कुछ जगह पे। अगर भारत आप अगर पूरा देखो तो 80% लोग तो पहुंचना भी उनको मुश्किल होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी, और मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं इन्वॉल्व करूंगी। इसकी हर छुट्टी में इसको मैं लेके जाती थी गाड़ी निकाल के, क्योंकि ये फ्यूचर लीडर्स हैं। अगर इनकी सोच में बदल आ जाए तो ऑटोमेटिकली अगले जनरेशन में कैंसर के बारे में इतना भय नहीं रहेगा। तो आपने जो हाईवे इनफाइनाइट, उसकी शुरुआत कैसे की आपने? घुमक्कड़ तो मैं हुई, ये मेरी ताकत है। एडवेंचर का शौक है, वो मेरी ताकत है जी। तो मैंने कहा कि इस ताकत का मैं उपयोग करूंगी। ये ताकत मेरे को भारत के कोई भी कोने में ले जाती है। मैं कहीं भी रह सकती हूँ। मैं आदिवासी एरिया में मैं ढाबे पे खाना खा सकती हूँ। जैसे वो डर नहीं है मेरे को, एडेप्टिबिलिटी जिसे कहते हैं, और इसको भी आदत पड़ चुकी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो जागरूकता है, जागरूकता की मुहिम, जिसको मैंने 2006 में प्रोजेक्ट हाईवेज करके नाम दिया था। जिंदगी हमेशा एक्सप्रेस हाईवे की तरह नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे होती है, और मेरे को उसको कैंसर नाम नहीं देना था। और ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे वो कैंसर हो क्या, उसमें से अपने को मार्ग निकालना है और हायर मार्ग निकालने। दैट्स व्हाई दैट महामार्ग या हाईवेज ये। और मेरा ज़्यादातर के और हाईवेज आपको लोगों से कनेक्ट करती है, रोड से ही आप लोगों तक पहुंच सकते हो। इसलिए मैंने ये नाम अपने मन से इस प्रोजेक्ट को दिया। और तब मैंने डिसाइड किया था, मेरे 5 साल कंप्लीट हुए थे, कि मैं भारत के 4 कोने तक खुद गाड़ी चला के जाऊँगी। ड्राइविंग की बात छोड़िए, 30,220 किलोमीटर 177 दिन में भारत के 4 कोने तक ड्राइव किया। अरुणाचल प्रदेश के टोक से लेके कन्याकुमारी से लेके लखपत, कोटेश्वर, कच्छ में लेके लद्दाख का कोना कोना, और रास्ते में हमने वर्कशॉप्स किए थे। ये हमारा ट्रिप लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 बार गया, क्योंकि एडवेंचर तो काफ़ी लोग कर लेते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, पर कैंसर अवेयरनेस की जो जागरूकता का मुहिम था, गाँव-गाँव जाके, बस्ती बस्ती जाके हमने पहले किया। तो आपके इस कार्य के लिए आपकी बेटी ने आपका साथ दिया। हाईवे इनफाइनाइट को मैं श्रुति उल्फत स्त्री शक्ति के मन से सल्यूट करती हूँ।
ऋतु, आप मुझे हाईवे इनफाइनाइट के बारे में थोड़ा और बताइए कि आप जब जाती थी अपनी बेटी को लेकर और आपने अप्रोच किया लोगों को, तो वो क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आई वहाँ पर? एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी जी। पर इसमें टीनेज काम आए। जब निकले तो उसने सबसे पहले क्या बोला? आप ज़्यादा वर्ड्स मत यूज़ कीजिए, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल वर्ड्स जितना कम इस्तेमाल करें वही ठीक है। पिक्चर्स। और माँ ने सुनी आपकी एडवाइस? सुनी सक्सेसफुल हुई एडवाइस? सुनी। एक तो मेडिकल लैंग्वेज में बोलो तो चीज़ें तो आधी से ज़्यादा तो ऊपर से चले जाती है। जी। फिर अलग अलग लैंग्वेज प्लस परसेप्शन, मैंने अलग भाषाएं, अलग सोच का, तो फिर चित्र, पिक्चर्स विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। अगर मैं आपको एक चित्र दिखाऊं और जो मैं बोलूँ शायद आप भूल जाओगे, पर वो चित्र याद रहेगा, और स्पेशली जो लक्षण वाले चित्र। ऋतु, आप मुझे बताइए कि अब हाईवे इनफाइनाइट का अल्टीमेट मिशन क्या है? आज तक हम तकरीबन 2.5 लाख लोगों तक जागरूक किए हुए, और हाईवेज इन्फिनाइट अभी एक संस्था बन चुकी है। जी। पब्लिक ट्रस्ट है, और कोर हमारा जागरूकता है। फिर उसके अलावा हम जैसे मरीजों को नेविगेट करते, डॉक्टर्स या उनको डॉक्टर्स के साथ जुड़ा देते हैं, क्योंकि बहुत दूर, अभी हम इतनी जगह गए हुए तो वहाँ से भी फ़ोन आते रहते हैं, क्या करें कैसे करें। और पैसों का भी हम कोशिश करते जितना, क्योंकि हमारी फाइनेंशियली छोटी संस्था है पर हमारा रीच बहुत है, तो लोगों को अगर मदद चाहिए, पेशेंट को वगैरह, फिर वो कोई भी रहे, ज़रूरी नहीं कि औरत पेशेंट रहे, चिल्ड्रन पेशेंट या जो भी आते हैं, हम मना नहीं करते। जो हमारे पास है हम देते हैं, अगर नहीं होंगे तो हम लोगों से मांगते हैं, और जितना दे सकते उतना हम देते हैं। अगर किसी को आपसे संपर्क करना हो, आपकी संस्था से करना हो, तो वो कहाँ कर सकता है, कैसे कर सकता है? मेरा नंबर है 0988123274, और मेरा ईमेल आईडी है missionhighways@gmail.com। टिस्टा, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई है, अपनी माँ को सपोर्ट कर रही हैं, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसी बिटिया सबको मिले जो इतनी शक्तिशाली है, इतनी मैच्योर है, और अपनी माँ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। थैंक यू सो मच टिस्टा। तो आपने कहा था कि आप एक ख़ास इंसान से मिलना चाहती हैं, तो हमने वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। तो आप, जब तक मैं ब्रेक लेती हूँ, आप जाकर उस इंसान से मिलिए। और दोस्तों, आप ब्रेक के बाद स्त्री शक्ति पर ज़रूर वापस आइए, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि वो खास इंसान कौन है और ऋतु की मुलाकात उनसे कैसे हुई। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। ऋतु, आप अपने फेवरेट इंसान से मिलकर आई हैं। यस। बताइए हमारे दर्शकों को कौन है और आपका अनुभव कैसा रहा? वो है फेमस डायरेक्टर अनुराग बासु जी, और टोटल सरप्राइज था मेरे लिए। बहुत साल पहले उनके बारे में सुना था, स्पेशली वो जिस बीमारी से गए जी, तो हम लोग बोलते हैं फेलो ट्रैवलर्स, साथी एक किस्म के जी। एंड ये तो मेरे लिए बिल्कुल टोटल सरप्राइज था। मिलने आ रही। हेलो, चाय पियेंगी कॉफी? कॉफी। कॉफी बोलते थे, कॉफी लेते हैं। आपको शायद हैरानी होगी कि आपके बारे में मेरे को कुछ 3-4 साल पहले किसी ने बोला था, और एक बार मैं आपको कोई टाटा मेमोरियल के हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस में कोई मिलना नहीं हो पाया था, एंड फॉर सम रीज़न जो भी आपके जो मूवीज़ मैंने ज़्यादा नहीं देखती हूँ, पर जो भी देखे हुए हैं तो मेरे को उसका सारा डायरेक्शनल और वो काफ़ी अच्छा लगा था, एंड स्पेशली हर एक में एक कोई चीज़ थी। और आप अपने बारे में बताइए। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज किड, मुझे पता नहीं था करना क्या है, पढ़ाई करनी है। अच्छा। और मतलब 12वीं तक मैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। मैं उसके एंट्रेंस दे रहा था, IIT की, PET की, और मतलब ये इस तरह मैंने इस एंगल इस तरफ लाइफ मुड़ेगी, क्योंकि आई वॉज गोइंग अप इन ए स्मॉल टाउन कॉल्ड भिलाई। और भिलाई में ऐसे पढ़ाई का बहुत मतलब वहाँ पे एक ही है, कैरियर बनाना, आप पढ़ाई कर लो अच्छा, फिर आपको कैरियर बनाएगा। तो हमारे लिए फिल्म और एंटरटेनमेंट बहुत फार फेच्ड ड्रीम था। लेकिन माई मॉम एंड डैड वर ऑलवेज इन थिएटर, दे यूज्ड टू डू एक्टिव थिएटर, नॉट प्रोफेशनली, एमेचर। तो मेरा कुछ बचपन थिएटर में ही गुजरा है। सब
सितंबर में मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। Okay. तब मैं 39-40 साल की थी। आई वॉज ऑलरेडी आउट ऑफ आर्मी और मेरी तब एक 8 साल की बेटी थी। और मैंने सुना कि आपको भी मुझे जब हुआ मुझे पता ही नहीं था। आई डिडंट नो द सीरियसनेस ऑफ दिस इलनेस, और मुझे क्यों होता है कारण नहीं, कुछ नहीं पता था। सो इट हैपेंड विद मी आल्सो, एवरीथिंग वाज गोइंग सो नाइस। एंड मेरी फिल्म पहली उस वक्त रिलीज हुई थी, बहुत बड़ी हिट थी, लोग मुझे काफ़ी साइन कर रहे थे। मेरी जस्ट शादी हुई थी, वाइफ वाज प्रेग्नेंट 7 months, एंड देन आई एम डिटेक्टेड विद दिस leukemia, and which is a blood cancer. It was acute leukemia, and it is blood. So there is no stage as such, because you know उस समय acute है करके cancer cells बहुत fast multiply करता है. In my case, I will not take the glory of that I am cancer survivor fighter. My survivor is actually my family who came out of it, and they were absolutely normal. उन्होंने कहीं पे भी मुझे ये नहीं महसूस कराया कि मुझे किसी भी एब्सोल्यूट नॉर्मली आके ट्रीटमेंट बात करते थे, सब करते थे। मेरी बीवी जहाँ पे उसको केयर करना था, शी वाज 7 months प्रेग्नेंट, एक्चुअली शी वाज टेकिंग केयर ऑफ इन द हॉस्पिटल में। सो वो तो दैट रियली बस, और क्या, तो आई थैंक माई डॉक्टर एक्चुअली। अनुराग बासु को मैं स्त्री शक्ति की ओर से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी स्त्री शक्ति से मुलाकात की। मैं भी धन्यवाद देना चाहूँगी। जी। और दोस्तों, अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। हमारा आज का सवाल है, ऋतु बयानी की इनिशिएटिव यानी कि संस्था का नाम क्या है? सही जवाब आप इस पते पर भेजें। आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियाँ हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। रूम नंबर 305, फेज 1, 3rd फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या हमें strishaktipost@gmail.com पर मेल करें। हमारे पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब है, अरुणिमा सिन्हा ने 2013 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, और हमारे विजेता हैं आकाश सिंह, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। और भी बातें करेंगे ऋतु से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। हम बात कर रहे हैं अपनी स्त्री शक्ति ऋतु बियानी से। ऋतु, मैंने तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन हमारी ऑडियंस, हमारे दर्शक जो यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल पूछ सकते। मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने बड़े हाईवे के मिशन पे आप दोनों अकेले चले गए, तो आप दोनों को डर नहीं लगा? आप विश्वास नहीं करोगे, वो पूरे 6 महीने में एक जगह भी मेरे को ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ कि किसी किस्म का डर, क्योंकि इतने अच्छे लोग मिले हमें, और हम पता नहीं कौन से एरिया में गए थे, पर ऐसे जो मैं सच्ची बोलती हूँ कि किसी ने, जैसे एक हम औरतों को एक महसूस होती है, एक सिक्स सेंस रहती है कि कुछ तो भी कोई हमको ठीक नज़र से नहीं देख रहा है, पर मेरे को ये भी नहीं महसूस हुआ। तो ये मैं अपने उन सब लोगों को धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से भी ये मेरा पूरा मिशन कामयाब रहा, नहीं तो हम कब के आधे रास्ते से वापस आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल प्लीज। हेलो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, स्त्रियों में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता है? भारतीय नारी में सबसे जो कॉमन कैंसर कई किस्म के होते हैं, पर सबसे जो कॉमन कैंसर है वो है गर्भाशय का मुख का कैंसर, जिसको इंग्लिश में सर्विक्स कैंसर कहते हैं। गर्भाशय का मुख यानी जहाँ से बच्चा बाहर आता है उस एरिया का, और स्तन का कैंसर, ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर से। फीमेल्स में, स्त्रियों में हर साल में पैप स्मीयर, मैमोग्राफी और सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू एज करना ज़रूरी है। कर्करोग पीड़ित लोगों को सहायता देना बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ, ये मेरी सबसे विनती है। आने वाले वर्षों में अपने भारत देश में एक भी रुग्ण कर्करोग के इलाज के प्रति वंचित नहीं होना चाहिए। फाइट कैंसर रिगार्डलेस। धन्यवाद। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ एक परिवार का सुख चैन छीन लेती है, पर कई बार आपको घर, गांव या शहर छोड़ने पर भी मजबूर कर देती है। ऐसे में कैंसर के इलाज का बोझ ही काफी भारी होता है, और पराए शहर में रहने का खर्चा तो जैसे कैंसर पीड़ित के परिवार की पीठ तोड़ देता है। एक्सेस लाइफ एक ऐसी संस्था है जो कैंसर पीड़ित बच्चों को और उनके माता पिता को मुंबई में रहने की सुविधा मुहैया कराती है। डॉक्टर लोग बताया जो उसका ब्लड कैंसर हुआ,
तो मेरा विश्वास नहीं हुआ था जो इसका ब्लड कैंसर हुआ है। सोशल वर्कर ने बताया कि आप एक एक्सेस लाइफ है, आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो, मैं उनसे बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था हो सकता है। रहने के लिए बहुत अच्छा जगह, खाने पीने का सारा सुविधा। जैसे यहाँ से हॉस्पिटल जाना है तो 2 पेशेंट होने पर टैक्सी भाड़ा भी मिलता है। एक्सेस लाइफ हम लोग ने 1 साल पहले शुरू किया था उन बच्चों के लिए जो कैंसर के लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे में आते हैं, लेकिन रहने के लिए उनके पास जगह नहीं होती। तो सबसे बड़ी समस्या जो बॉम्बे आके होती है वो है रहने का। सो वहाँ पे एक्सेस लाइफ पिक्चर में आता है जहाँ पे हम लोग उनको रहने की जगह देते हैं। यहाँ पे हम लोग उनको खाना पीना, उनका ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। हम लोग उनको यहाँ पे दिए बनाना, राखी बनाना, कुछ एनवलप्स बनाना, जो भी पॉसिबल होता है उन सब चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। और जब वो लोग गाँव वापस जा सकते हैं तभी वहाँ पे वो लोग ये सब बना के अपनी आमदनी ये कर सकते हैं। ऋतु, आप स्त्री शक्ति के मंच पर आईं, इतनी सारी बातें, अपनी कहानियां हम सब के साथ शेयर करी और बहुत जागरूक हमें भी यहाँ पर किया। हम एजुकेटेड हैं पर फिर भी कितनी चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं है। उसके लिए मैं स्त्री शक्ति की ओर से तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। संघर्ष से सफलता और सफलता से शोहरत तक कैसे पहुँचा जाता है, इसका एक और उदाहरण लेकर मैं श्रुति उल्फत स्त्री शक्ति के अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक खुश रहिए और इस बात पर यकीन करते रहिए कि अगर हिम्मत है तो नामुमकिन कुछ नहीं। नमस्कार। मेरे साथ जो हिंसा शुरू हुई थी वो बिल्कुल मेरी मैरिज की शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। मैंने कभी ऐसा गुस्सा देखा ही नहीं था और मैं खाली कारण ढूंढती रह गई। आज तक अगर आप मुझे पूछो कि कारण क्या है, मैं आपको बता नहीं सकती।